क्यों पिछले लेक्चर में अपन ने बैंकिंग कंपनियों के अंकेक्षण के बारे में, बैंकिंग कंपनियों के संबंध में क्या प्रावधान है, बैंकिंग कंपनी के अंकेक्षण के संबंध में विशेष बातें क्या है और बैंकिंग कंपनी के लेन देनों का प्रमाणन कैसे किया जाता है और उसका एक अंकेक्षण प्रतिवेदन डिस्कस किया था। आज अपन राष्ट्रीयकृत बैंकों, नेशनलाइज बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों का अंकेक्षण कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऑडिट ऑफ नेशनलाइज बैंक। भारत में बैंकिंग कंपनीज अधिनियम 1970 के लागू होने के बाद बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप उनके अंकेक्षण के संबंध में भी कुछ प्रावधान अलग से किए गए। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 केवल अराष्ट्रीयकृत बैंकों के कामकाज को नियंत्रित करता है। इसके अलावा बैंकिंग नियमन अधिनियम के कुछ प्रावधान राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भी लागू होते हैं। भारत में कुछ अन्य भी अधिनियम हैं जो बैंकों के कार्यों पर लागू होते हैं। उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक्स एक्ट 1959 59 और रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। अब राष्ट्रीयकृत बैंकों के अंकेक्षण के संबंध में कुछ प्रावधान हैं जिनको अपन डिस्कस करेंगे। बैंकिंग कंपनीज उपक्रम अधिग्रहण और अंतरण अधिनियम 1970 की धारा 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों के लेखों और अंकेक्षण संबंध में कुछ प्रावधान बतलाती है, जिसमें पहला है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को लेखा पुस्तकें प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को बंद करनी होती है। इसी तरह प्रत्येक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूर्वानुमति से ही अंकेक्षक को नियुक्त कर सकेगा और केंद्र सरकार के परामर्श से रिजर्व बैंक ऐसे अंकेक्षकों का पारिश्रमिक भी निर्धारित करता है। यह धारा यह भी अधिकार देती है अंकेक्षक को कि वह बैंकों की पुस्तकों, लेखों और अन्य प्रपत्रों तक किसी भी उचित समय में पहुंच सकता है, उनको देख सकता है और अपने कार्य में सहायता के लिए बैंकों के खर्च पर अकाउंटेंट्स मतलब लेखाकार की नियुक्ति कर सकता है और बैंक के कस्टोडियन, अधिकारी और कर्मचारी की लेखों के संबंध में परीक्षा भी कर सकता है। इसके अलावा धारा 10 यह बताती है कि इन बैंकों के अंकेक्षक अपना अंकेक्षण प्रतिवेदन और प्रमाण पत्र अंकेक्षण के पश्चात देंगे और अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा और उसकी एक प्रति संबंधित बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी भेजेगा। धारा 10 ये भी प्रावधान करती है कि इस रिपोर्ट में अंकेक्षक कुछ बातों का उल्लेख करेगा, जिसमें नंबर 1 उसको अपनी राय में यह बताना पड़ता है कि बैंक का चिट्ठा पूर्ण और उचित है, उसके द्वारा मांगी गई सूचनाएं और स्पष्टीकरण उसे प्राप्त हो गए हैं और वे संतोषजनक है। उसे यह भी बताना होता है कि बैंक के जो व्यवहार उसकी जानकारी में आए हैं बैंक के अधिकारों के अंतर्गत है। उसके अलावा बैंक की शाखाओं और अन्य कार्यालयों से प्राप्त रिटर्न अंकेक्षण कार्य के लिए पर्याप्त है। उसे यह भी बताना होता है कि लाभ हानि खाता द्वारा
लाभ या हानि का प्रकटीकरण जो किया जा रहा है वो सही है, और अंत में अन्य कोई बात जिसे वह केंद्र सरकार की जानकारी में लाना चाहे अपने रिपोर्ट में बता सकती है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की अंकेक्षण रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा संसद के प्रत्येक सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम 30 दिन तक रखी जानी आवश्यक होती है। ये तो हुए बैंकिंग कंपनीज अधिनियम 1970 की धारा 10 से संबंधित प्रावधान। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं वैधानिक अंकेक्षण जो बैंकों का होता है उसके संबंध में अंकेक्षक के क्या कर्तव्य हो सकते हैं। तो वैधानिक अंकेक्षक के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सबसे पहला है पुस्तकों के शेष की जांच करना। इसके अंतर्गत वर्ष के अंत में सभी पुस्तकों के शेषों की अंकेक्षक को जांच करनी चाहिए। खाता बही में प्रत्येक खाते के शेष की जांच करनी चाहिए, और नियंत्रण खातों और सहायक लेखों में कोई अंतर है तो उसे अपने रिपोर्ट में बताना चाहिए। यदि वर्ष के अंत में शेषों में कोई अंतर नहीं है तो पिछले वर्ष के अंत की प्रविष्टियों की जांच करनी चाहिए। उसके बाद है दूसरा कर्तव्य, दूसरे बैंकों के साथ शेष की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त करना। तो अंकेक्षक को चाहिए कि प्रत्येक बैंक खाते के शेष की पुष्टि प्रमाण पत्र, याचना राशि एवं छोटी अवधि की सूचनाओं पर मांगी गई राशि के शेष को मुख्य कार्यालय के प्राधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर अपने पास ले लें। इसके अलावा जमा खातों, चालू खातों के शेषों को शाखा रिटर्न में अलग से दर्शाया गया है, इसकी भी जानकारी प्राप्त करें, और जमा खातों में जमा राशि पर ब्याज के संबंध में अलग से समायोजन किए जाने चाहिए, इसकी भी वो तसल्ली कर ले। तीसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास विद्यमान नकद का प्रमाण पत्र प्राप्त करें। यदि रिजर्व बैंक के पास नकद और कोई शेष होने की स्थिति है तो अंकेक्षक को बैंक से वर्ष के अंत में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए, और जिन शेषों की पुष्टि नहीं हुई है उन शेषों के संबंध में अंकेक्षण रिपोर्ट में इस बारे में लिख देना चाहिए। मिलान विवरण में पुरानी बकाया प्रविष्टि एवं नकद प्रविष्टियों के बारे में भी रिपोर्ट में लिख देना चाहिए। अगला है अग्रिमों के सत्यापन हेतु खातों की जांच करना तथा पहचान किए गए खातों की सूची बनाना, भुनाए गए और क्रय किए हुए बिलों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। तो अंकेक्षक को वर्ष 97-98 में लागू किए गए नियमों के अनुसार अग्रिमों का सत्यापन करना होता है। तो इसके लिए अंकेक्षक को प्रत्येक श्रेणी के सभी अग्रिमों का गहराई से जांच करनी होती है, और बैंक जांच के आधार पर ही खातों की जांच करनी चाहिए। जिनको पिछले वर्ष के अंत में संदेह के रूप में जिन खातों को बताया गया है उसकी जांच करनी चाहिए। जिन खातों के संबंध में ब्रांच अंकेक्षक ने विपरीत रिपोर्ट दी है उनकी भी जांच करनी चाहिए। प्रत्येक श्रेणी के लिए संयोगिक रूप से चुने गए खातों की जांच करनी चाहिए। अंकेक्षक को चाहिए कि जिन खातों की गहराई से जांच की जाए उनके प्रलेखन, सुरक्षा एवं वर्गीकरण का वो पूरा ध्यान रखे। प्रत्येक विपरीत शेष वाले अग्रिम खाते का संक्षिप्त इतिहास अपने पास नोट करके रखना चाहिए उसे, और अंकेक्षक को उन सभी खातों की
सूची अपने लिए बना लेनी चाहिए जिसकी पहचान उसने कर ली है और जिन्हें वर्गीकृत नहीं किया गया है। ये भी है कि अंकेक्षक को ऐसा होने की तारीख अवश्य लिख देनी चाहिए जिनको वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अग्रिम में भुनाए गए और खरीदे हुए बिलों के संबंध में भी अंकेक्षक को चाहिए कि वह रिपोर्ट दे कि किसी भी पार्टी को सीमा से अधिक दिए गए बिलों पर अग्रिम की क्या स्थिति है, बिल परिपक्व हो गए हैं किंतु समायोजित नहीं किए गए हैं तो उनकी रिपोर्ट देनी चाहिए। किसी खाते से बार बार बिल रिटर्न हो रहे हैं तो उनके बारे में भी रिपोर्ट देनी चाहिए। और बिल में पुराने बकाया शेष चल रहे हैं तो उनकी भी रिपोर्ट देनी चाहिए। और स्वयं के लिए काटे गए बिलों या सहयोगी संस्थाओं के लिए काटे गए बिलों के बारे में भी अंकेक्षक को रिपोर्ट देनी होती है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षक को देखना चाहिए कि समस्त अग्रिम राशि वर्गीकरण से मेल खाती है या नहीं और सभी खातों में नए नियम के अनुसार वर्गीकरण किया गया है या नहीं। इसके अलावा अंकेक्षक को अंतर कार्यालय समायोजन, स्टेशनरी, स्टाम्प आदि के संबंध में भी कुछ जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। अंतर कार्यालय समायोजन के संबंध में जांच करके ये रिपोर्ट देनी होती है कि मुख्य कार्यालय से शाखा कार्यालय को भेजे जाने वाले संदेश की उसने जांच कर ली है और बड़ी और पुरानी बकाया प्रविष्टियों के संबंध में भी उसे अपनी रिपोर्ट में लिखना चाहिए। खातों में बकाया नगद व्यवहारों के बारे में भी रिपोर्ट देनी होती है और खातों में प्रविष्टियों के दोहरा उत्तर मिलने पर रिपोर्ट करनी होती है। इसके अतिरिक्त स्टेशनरी और स्टाम्प के संबंध में अंकेक्षक को ये जांच करनी चाहिए कि स्टेशनरी का मूल्यांकन मुख्य कार्यालयों के निर्देशानुसार किया गया है या नहीं, जैसे सावधि जमा, रसीद, मांग, ड्राफ्ट और पे ऑर्डर आदि के संबंध में कोई विसंगति हो तो उसकी भी रिपोर्ट करनी होती है। इसके अतिरिक्त उचंती खाते के संबंध में उसकी ड्यूटी है कि उचंती खाते में बकाया प्रविष्टियों को प्राप्त करके उसका वर्ष के अनुसार विभाजन करना चाहिए। आयगत प्रकृति की जो भी मदें हैं उनकी मात्रा के हिसाब से रिपोर्ट करनी होती है। उचंती खाते में बड़ी और पुरानी बकाया प्रविष्टियों की जांच करके ये देखना होता है कि उनका समायोजन क्यों नहीं किया गया है और वर्ष के अंत में नाम और जमा होने वाली प्रविष्टियों का प्रमाणन करना चाहिए और यदि कोई संबंधित मदें दूसरे खातों में हस्तांतरित हो गई है या डाल दी गई है तो उसकी भी रिपोर्ट देनी चाहिए। उसके बाद अन्य दायित्वों के संबंध में जो देय बिल होते हैं जिनमें अपन ड्राफ्ट है, मांग पत्र है, हस्तांतरण है, टिकट है, उपहार चेक है, यात्री चेक है, इनको अपन बीपी या देय बिल के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो अंकेक्षक को देय बिल में बकाया उन प्रविष्टियों की जांच करनी होती है जिनके फलस्वरूप कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। उसे सभी बड़ी और पुरानी बकाया प्रविष्टियों के संबंध में भी रिपोर्ट देनी चाहिए। इसके अलावा कोई उपार्जित ब्याज है तो उसकी भी अंकेक्षक को जांच करनी चाहिए और शाखा कार्यालय में जमाओं पर कोई ब्याज उपार्जित हुआ है तो उसको भी देखना चाहिए कि कहीं गलत अकाउंटिंग या गलत शीर्षक में तो नहीं डाल दिया गया है।
इसके अतिरिक्त उसे संदिग्ध दायित्वों की भी विस्तार से जांच करनी चाहिए। अंकेक्षक संदिग्ध दायित्व के संबंध में ये देखेगा कि बैंक के विरुद्ध उन दावों के बारे में उसे विशेष सूचना प्राप्त करनी होती है जिसके बारे में बैंक के पास सूचना नहीं है। उसे नगर विकास करों और स्थानीय लेवी के संबंध में यदि कोई विवाद है तो इस बारे में भी रिपोर्ट देनी होती है। अंकेक्षक को पृष्ठांकन, अवधि पार, साख पत्रों और अन्य प्रपत्रों के बारे में भी अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए। अंकेक्षक को अदत्त दायित्व और प्राप्य बिलों के पुनर्बट्टे के बारे में भी रिपोर्ट देनी होती है। अंकेक्षक को गारंटी के अंतर्गत जिन गारंटी का दावा का समय समाप्त हो चुका है उसके बारे में भी रिपोर्ट देनी चाहिए। ये सारी जानकारी हुई अपने बैलेंस शीट से संबंधित। इसके बाद अपन लाभ हानि खाते से संबंधित मदों के बारे में भी अंकेक्षक को विस्तार से जानकारी देनी होती है। हाँ, तो अब अपन लेते हैं कमाया गया ब्याज। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि जो ब्याज की राशि अर्जित की गई है उसमें ब्याज लगाने की जांच करनी चाहिए और जो भी संबंधित खाते हैं, प्रत्येक श्रेणी के खाते, जैसे बचत खाता है या लोन अकाउंट है, सीसी है, सीडी है, ओडी अकाउंट है, जितने भी खाते हैं प्रत्येक प्रकार के, उसमें जो ब्याज है अलग से क्लासिफाई किया है या नहीं और सही दरों से ब्याज वसूल किया गया है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। उसे बकाया ब्याज, उपार्जित ब्याज इत्यादि की भी गणना की जांच करनी चाहिए और जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उस पर कोई ब्याज है तो उसे शामिल तो नहीं किया गया है, उसकी भी जांच करनी चाहिए क्योंकि अननेसेसरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है बैंक की। इसके बाद अंकेक्षक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो अन्य आय हैं, जैसे गोदाम का किराया है, बैंक की संपत्तियों से आई है, बीमा आदि से आई है, इनको भी उपयुक्त प्रॉपर शीर्षक में दिखाया गया है या नहीं। लॉकर रेंट्स इत्यादि है, उनका भी कोई किराया है तो वो भी सही शीर्षक में दिखाया गया है नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। इसके अलावा खर्चों में कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए किए गए आयोजन की भी विस्तार से जांच करनी चाहिए। बैंक कर्मचारियों के लिए विभिन्न भत्ते और दूसरी सुविधाएं जैसे पीएफए, ग्रेच्युटी, कर्मचारी कल्याण इत्यादि के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उनकी जांच करनी चाहिए। उसे प्रत्येक महीने के वेतन और भत्तों की डिटेल में जांच करनी चाहिए और 12 महीनों के वेतन का विवरण मंथ वाइज बनवाकर बैंक से लेके उसकी डिटेल में जांच करनी चाहिए, कहीं अंतर तो नहीं आ रहा है, इंक्रीमेंट वगैरह प्रॉपर लगाए गए हैं या नहीं, और कोई वेतन और भत्ते में राशि बकाया है तो उसका प्रॉपर समायोजन किया गया है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त खर्चों में किराया, कर, बिजली इत्यादि पर जो खर्चे हुए उसके संबंध में उसे देखना चाहिए कि वर्ष के अंत में 12 महीने के किराए का लेखा कर लिया गया है या नहीं, उसके लिए उचित प्रमाणक उपलब्ध है या नहीं। उसे पता लगाना पड़ता है कि वर्ष के अंत में नगर विकास करों के बारे में जितना पेमेंट बनता है पूरा चुका दिया है और यदि बकाया है तो उसका प्रॉपर अकाउंटिंग कर दिया गया है या नहीं,
और यह भी उसे पता करना चाहिए कि वर्ष के अंत में कोई ऐसी विवादित राशि तो नहीं है जिसका भुगतान नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त खर्चों की अन्य मदों के संबंध में भी उसे जानकारी प्राप्त करनी होती है कि किसी मद में कोई बहुत ज़्यादा भिन्नता या अंतर तो नज़र नहीं आ रहा है, और जो बैंक की लेखा नीतियां हैं उससे यदि कोई विचलन आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, तो उसकी रिपोर्ट करनी होती है। आय व्यय के किसी भी शीर्षक के अंतर्गत कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव उसे नजर आए तो उसे अपनी रिपोर्ट में शामिल करना चाहिए। कपट आदि के संबंध में यदि कोई जांच चल रही है तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में भी उसे अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करना चाहिए। यदि किसी भी आय और व्यय की मद में कुल आय के 1% से अधिक की वृद्धि हुई है तो इसे लेखों पर टिप्पणी के रूप में देना आवश्यक है। इसके बाद अपन राष्ट्रीयकृत बैंकों के अंकेक्षण रिपोर्ट का नमूना जो आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे आएगा, उसको अपन डिस्कस करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे आ गया राष्ट्रीयकृत बैंक के अंकेक्षण के रिपोर्ट का नमूना, स्पेसिमेन ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स ऑडिट रिपोर्ट। चूंकि मैंने आपको कहा कि ये राष्ट्रीयकृत बैंकों की रिपोर्ट सदन के दोनों पटलों पर रखी जाती है और फिर वो राष्ट्रपति के पास जाती है, तो इसलिए ये राष्ट्रपति को ही एड्रेस की जाती है। तो पृथ्वी भारत के राष्ट्रपति, इसमें पहला बिंदु होगा, हमने 31 मार्च जो भी आएगी 20 को समाप्त होने वाले वर्ष के चिट्ठे एवं उसी तारीख को समाप्त होने वाले लाभ हानि खाते का, जिसमें हमारे द्वारा अंकेक्षित जो भी शाखाएं हैं उनके विवरण पत्र, अन्य अंकेक्षकों के द्वारा जितनी भी शाखाओं एवं और भी जितनी शाखाएं उनसे जिनका अंकेक्षण नहीं किया गया है तो जितनी भी शाखाएं हैं उनका और जितनी शाखाओं का अंकेक्षित नहीं किए गए उनका हमारे निरीक्षण न किए गए विवरण पत्र भी शामिल हैं, अंकेक्षण किया गया, जिनको सम्मिलित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से स्वीकृति ले ली गई है। दूसरा बिंदु होगा कि चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः ए एवं बी प्रारूप में बनाए गए हैं। उसके अनुसार वे उपयुक्त अधिनियम के संदर्भ में राष्ट्रीयकरण से पूर्व एवं कंपनी अधिनियम 2013 से संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग कंपनियों के सभी आवश्यक मुद्दों को प्रकट करते हैं। फिर आता है कि हम रिपोर्ट करते हैं कि नंबर 1, हमारी राय में एवं हमें प्रस्तुत सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि बैंक की पुस्तकों से प्रकट होता है, ए, बैंक का चिट्ठा 31 मार्च 20 को समाप्त होने वाले वर्ष का ठीक और उचित चित्र प्रस्तुत करता है। बी, लाभ हानि खाता हिसाब से संबंधित अवधि के लाभ का सही से प्रकट करता है। दूसरा बिंदु, हम अपने कार्य के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए हैं और ये संतोषजनक है। नंबर 3, बैंक के लेन देन जो हमारी जानकारी में आए हैं बैंक के अधिकारों के अंतर्गत हुए हैं। और लास्ट बिंदु, हमारे अंकेक्षण के लिए बैंक की शाखाओं से प्राप्त विवरण पर्याप्त है। अंत में जो भी ऑडिटर है उस कंपनी का सील लग जाएगी, नाम लिख दिया जाएगा और साइन हो जाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट के, और लेफ्ट साइड में जिस दिन रिपोर्ट दी जाती है उस दिन की तारीख लग जाएगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बीमा कंपनियों का अंकेक्षण।